पुलिस का स्टेटमेंट में बड़े क्लियरली बताया गया कि देखिए हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, प्राथमिक तौर पे जो एविडेंस दिख रहे हैं उसमें गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो रही। इतना सुनते ही स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स आग बबूला हो उठे। हाउ कैन पुलिस से दिस? इसको अगर आप गूढ़ता से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था उस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी उसके खिलाफ। मैं आज बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ये दंगा करवा के मानेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया भाई? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन यूज किया, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन यूज किया, डॉजियर यूज किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूज किया, या फिर कोर्ट का जजमेंट यूज किया इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए? रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग यूज की है, पीड़िता की मां के बयान यूज किए हैं, जो बच्चा भागकर आ गया था बीच में उसको यूज किया है, पत्रकारों के बयान लिए, ऑथेंटिक पत्रकार जो आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, फिर कैसे यकीन ना करें। उस टाइम आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? इतने साल क्यों लग गए? अजीब सवाल है। थोड़ा थोड़ा सवाल पूछने शुरू किया कि सर बताइए गैंगरेप का मामला हो गया है ये वो। उन्होंने बोला कि प्राइमा फेसी लगता नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक। अरे कुछ माहौल बनाइए, अरे कुछ हल्ला हंगामा कुछ कीजिए। वो जो एसपी का आपने बाइट भेजा है ना, उसको माइक लेके दौड़ा दीजिए, थाने में घुस जाइए। मैं कहा क्यों? वो तो मैं बात करके गया है, आप बोलेगा तो मैं दोबारा बात कर लूंगा, माइक लेके तो मैं नहीं दौड़ाऊंगा। मतलब चकल्लस करो कुछ, ताकि सुशांत सिंह राजपूत से मामला शिफ्ट हो जाए। पूरे देश का फोकस ऐसा चला जाए कि आय हाय ठाकुरों ने अत्याचार कर दिया, ये तो अत्याचारी हैं और हम बेटी को इंसाफ दिला रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि उनकी जातीय पहचान की वजह से आपने बोला, आपकी हिम्मत होती है अगर वो अल्पसंख्यक होते, अगर वो मुस्लिम समुदाय से होता, अगर वो दलित समुदाय से होता, अगर वो ओबीसी समुदाय से होता, उनकी हिम्मत थी ये बोलने की। उसके मोबाइल फोन में पुलिस को एक नंबर मिला सैनिटाइजर के नाम से सेव किया हुआ, जो उस मृतका का नंबर था। वो लोग आपस में बात करते थे, उसी खेत में मिलते थे। 2 बीघा खेत है उसके पास, लेकिन उसको दिखाना है कि अत्याचारी ठाकुर है, इसने दलित के साथ अत्याचार किया। जो चला आ रहा है, इनकी जो परंपरा चली आ रही है, उसका पालन करते हुए ये किया गया। देश में कई तरह की फाइल्स खुल रही हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम एक और फाइल खोलेंगे। फाइल का नाम होगा हाथरस फाइल। 2020 ये वो साल था जब देश में कोरोना का आतंक था और हम सब पीड़ित थे, हम सब परेशान थे। और अचानक से सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है। ये मामला था क्या, और आज 6 साल बाद मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूं? ये किताब है हाथरस फाइल्स, देश का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल। अभिषेक आनंद जी ने इसको लिखा था 1.5-2 साल पहले। क्यों जरूरत पड़ी किसी पत्रकार को ये लिखने की? क्यों जरूरत पड़ी किसी को ये बताने की कि हाथरस में एक्चुअल में हुआ क्या था? और क्यों जरूरत पड़ रही है 2027 में, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक 8-9 महीने पहले एक वेब सीरीज के आने की, जो हाथरस को एक अलग ही दिशा में एक बार फिर से लेकर जा रही है, ठीक उसी तरीके से जो आज से 6 साल पहले हुआ था। आज इसी पर बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यह पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड हो, इमोशंस बेस्ड नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और स्वागत कीजिए अभिषेक आनंद का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चूंकि आप एक पत्रकार भी रहे हैं और हमेशा से ये कहा, वो भी खोजी पत्रकार, तो पत्रकारों को तो ये कहा जाता है कि वो एक अलग निगाहों से भी सारी चीजों को पकड़ते हैं। सोने पे सुहागा, आप इस पूरे कांड के दौरान जमीनी स्तर पर मौजूद थे। 20 का मामला है, 24-25 में आपने ये किताब लिखी, अब 26 में एक वेब सीरीज आई जो इस किताब से पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मैं फैक्ट्स बेस्ड समझना चाहूंगी। सबसे पहले 6 साल पीछे चलते हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या माहौल था, वो कांड क्या था? देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे दूं कि ये जब घटना हुई थी तो जो मृतका है उसको दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया था। तब तक दिल्ली से मीडिया को वहां भेजा नहीं गया था, ना ही इसका कोई नेशनल कवरेज हुआ था। इसका नेशनल कवरेज तब शुरू हुआ जब उसकी मृत्यु हो गई और उसके पार्थिव शरीर को वापस ले जाया जाने लगा। तो दिल्ली से जो जर्नलिस्ट गए, उसमें से जो फर्स्ट बूट्स ऑन ग्राउंड कहा जाता है ना, जो दिल्ली की मीडिया वहां पहुंची, उसमें मैं था। मेरे साथ एक और रिपोर्टर थे जो सबसे पहले चांदपा थाने पहुंचे थे, जो घटनास्थल है बूलगढ़ी गांव का, उसका जो थाना था वही हाथरस में, वहां हम लोग पहुंचे थे।
पहुंचते ही सबसे पहले हमने जो वहां पर एसपी थे उस वक्त, हाथरस छोटी जगह है तो वहाँ एसएसपी नहीं होता है, शायद एसपी की ही पोस्ट होती है, तो विक्रांत वीर थे, वो नाम था उनका हमने जाते ही इंटरव्यू किया एज अ क्राइम रिपोर्टर। जब से हमने कलम उठाई या माइक उठाए से लिखना पढ़ना सीखा पत्रकारिता की भाषा में, तब से हमने क्राइम रिपोर्टिंग ही की है। तो वहां पर जाने के बाद ये समझ में आया कि पुलिस का स्टेटमेंट और जो माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पुलिस का स्टेटमेंट में बड़े क्लियरली बताया गया कि देखिए हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, जो प्राइमा फेसी प्राथमिक तौर पे जो एविडेंस दिख रहे हैं उसमें गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो रही है। इतना सुनते ही स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स आग बबूला हो उठे। ये क्या तरीका होता है, हाउ कैन पुलिस से दिस। अब क्या होता है कि दो चीजें हैं, पहला ये कि आपको टीआरपी चाहिए, दूसरा ये कि आपको सच दिखाना है। और पहली चीज पर फोकस था। कैसे था ये भी आपको पता है। बिल्कुल। उस दौरान एक नए न्यूज चैनल का लॉन्च हुआ था और वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जबरदस्त कवरेज कर रहा था। जबरदस्त कवरेज थी नंबर। अब मैं उसके मोरालिटी पे नहीं जाऊंगा कि क्या था नहीं था, आई एम टॉकिंग फैक्ट्स ये थे कि उसकी जो बादशाहत जिसकी थी, उसकी बादशाहत एक नए न्यूज चैनल ने आके छीन ली, जिसके पास 5 लाख 6 लाख 7 लाख के प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे न्यूज रूम में। उसको एक ऐसे आदमी ने आकर के चैलेंज कर दिया जिसके पास बहुत ही माइन्यूट सी, बहुत ही मिनिस्क्यूल सी टीम थी। अब यहां छटपटाहट मच गई उन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को कि भाई हमारी नौकरी कैसे चलेगी। अपच हो गया बिल्कुल ही, खाना ना पचे, रात में नींद ना आए। पहले पायदान पे पहुंचने के लिए कोशिशें जारी थी। सुशांत सिंह राजपूत केस को कवर करने के लिए सारी मीडिया मुंबई में थी। नंबर 1 एक ही चैनल था जो नया नया आया था और उसको पीछे छोड़ने के लिए सारे न्यूज चैनल पीछे लगे हुए थे कि किसी तरीके से जो सबसे पहले नंबर 1 पर थे वो किसी तरीके से नंबर 1 पहुंच जाए। उसके पीछे भी और लोग जो टीआरपी के रेस में पीछे छूट गए थे वो भी एक आध चैनल लगे हुए थे। बीच में दक्षिणी उत्तर प्रदेश में एक मामले की कवरेज के लिए एक बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर को उस चैनल ने भेजा कि इस मामले को बड़ा किया जाएगा। हाथरस वाले को नहीं, एक और मामला बीच में इन्होंने पकड़ा था जिसको कि बड़ा करने की कोशिश की थी, वो फुस हो गया। वो भी सेक्सुअल असॉल्ट, मास सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कुछ मामला था कि बहुत सारी लड़कियों के साथ हो, लेकिन वो पता चला कि मामला में कुछ दम नहीं था, एलिगेशंस थे। अब ये टिक टॉक क्लॉक चल रहा है। उन बेचारे जो 5-5 6-6 लाख रुपए महीने के कमाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उन परेशान हो रहे हैं। उसमें यह हाथरस का मामला इनको मिला पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कि इस खबर पे चढ़ जाओ, कहा जाता है न्यूज रूम की भाषा में। बिल्कुल, इस खबर पे चढ़ जाओ। अरे खबर पे क्या चढ़ जाओ, फैक्ट्स भी तो बताओगे। नहीं, इस खबर पे चढ़ जाओ। अब वहां से पहले तो मेरे को भेजा गया, उसके बाद एक और रिपोर्टर को भेजा गया हमारे यहां से, फिर एक और एंकर को भेजा गया वहां से। पूरा माहौल बनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस से मामला पूरी तरीके से ये लोग सफल हो गए हाथरस शिफ्ट करने में। हाथरस शिफ्ट करने में सफल हो गए, ये तो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप अगर इसको माइन्यूटली देखेंगे, अगर आप गूढ़ता से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था उस वक्त। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी उसके खिलाफ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था। आपको पता है उनके दुश्मन कहां कहां हैं, कैसे कैसे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन था। कुछ मिल नहीं रहा था करने के लिए कि कैसे इनको थोड़ा सा इनको नीचे तो खींचे, थोड़ा तो नीचे खींच करके लाएं कि किसी तरीके से सरकार कुछ गिरने की उम्मीद तो बने। कैसे उम्मीद बनेगी? मैं आज बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ये दंगा करवा के मानेंगे। हिंदू मुसलमान के बीच कोई दरार डालता है तो कहते हैं कि अरे भाई ये तो बिगट है, ये तो हेट मॉन्गर है। क्षत्रिय और दलित या फिर कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी और दलित के बीच में कोई इस तरीके से दंगा करवाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको लाल सलाम, वो क्रांतिकारी है। ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है भाई? हम भी मिलना चाहते हैं। ये हो रहा था वहां पर। नहीं मतलब कैसे कि फिर मैं क्या समझूं कि वो कोई रेप नहीं था? देखिए, आपने कोर्ट का जजमेंट पढ़ा, पढ़ लीजिए। मैंने तो पढ़ लिया। फिर अब मेरे को यहां आने की जरूरत इस वजह से पड़ गई कि आप ओटीटी पे एक इमोशनल स्टोरी बता रहे हैं, हार्ड फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं। जो जनरेशन इस वक्त आपको जो जेन जी दिख रहा है, वो जेन जी क्या कर रहा है? वो कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पड़ा हुआ। इतना बड़ा पैराडॉक्स है ये। जो मैं एक यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर भी था, वहां पे जो स्टूडेंट्स खुल करके यूजीसी के खिलाफ बोल रहे थे, वो सीजेपी का मेंबरशिप करके उसको वो कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं इंस्टा पे, और बार बार उसकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जो आदमी है जो यूएस में बैठा है, उसने अपने ट्विटर पे खुल के यूजीसी का जो कानून आया था,
यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके समर्थन में लिखा है। आप सोचिए, ये जनरेशन ऐसी है कि सिर्फ मोबाइल देख करके किसी के पीछे भी चल पड़ती है। तभी मुझे यहां पर आना पड़ा, तभी मुझे ये जो OTT रिलीज हुआ ना, मुझे इस जनरेशन को बताने के लिए, क्योंकि किताब तो पढ़ते नहीं है लोग, इस जनरेशन के जो जेन ज़ी हैं इनको किताब पढ़ना चाहिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपने जब शुरुआत में नहीं, मैं आती हूँ पोस्टमार्टम पे। अभी पहले हम OTT पे रहते हैं। ये एक वेब सीरीज आ रही है और इसका ट्रेलर मैंने देखा और मुझे वही 6 साल पुरानी सारी चीज़ें याद आ गई। अब मेरा पहला सवाल तो इस OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली इस वेब सीरीज को लेकर ये है कि 27 में चुनाव है, उससे ठीक पहले इसको लाने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ और मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो मेरे से जो बात की जनरेशन है जेन ज़ी, वो भी इमोशनल होंगे, इफेक्ट पड़ेगा, माइंड वॉश होगा। तो जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं, फिल्म कैसे रिलीज होने दे रहे हैं? वही तो बात है। ये कैसे OTT आप रिलीज होने से पहले कोई तो स्क्रूटनी होगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री है, चलिए OTT पे वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंटेशन इज डॉक्यूमेंट करना है किसी चीज को। कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया भाई? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन यूज किया, CBI का इन्वेस्टिगेशन यूज किया, डॉजियर यूज किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूज किया, या फिर कोर्ट का जजमेंट यूज किया इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए? रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग यूज की है, पीड़िता की माँ के बयान यूज किए हैं, उस जो भाई जो बच्चा भागकर आ गया था बीच में उसको यूज किया है। तो पत्रकारों के बयान लिए, ऑथेंटिक पत्रकार जो आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, फिर कैसे यकीन ना करें? बिल्कुल। जिनको आज मैं न्यूज चैनल्स पर देख रही हूँ प्राइम टाइम शोज करते हुए, वो अगर इसमें अपना कुछ बात बता रहे हैं तो कैसे यकीन नहीं होगा? बिल्कुल, आपको इमोशंस पे यकीन करना चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए नम्रता जी, पुलिस की लापरवाही अपनी जगह पर है, अक्यूज्ड का मीडिया ट्रायल अपनी जगह पर है। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आप उनका विश्वास कीजिए भाई, वो सही कह रहे हैं। हो सकता है पुलिस ने लापरवाही की, मैं भी मानता हूं, हाँ थोड़ी सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको फांसी दे दोगे। रूल नंबर 1 होता है, जब हम लोग प्रिंट में स्टोरीज लिखा करते थे, भगवान के आशीर्वाद से 8-9 साल मैंने प्रिंट में गुजारे हैं अंग्रेजी अखबारों में, तो रूल नंबर 1 होता है कि आपको दी अदर साइड लिखना ही है, दूसरे पक्ष का एक स्टेटमेंट जाना ही है। कुछ लोकल अखबारों को छोड़ करके पूरे नेशनल मीडिया में कहीं भी दी अदर साइड नहीं था। दी अदर साइड मतलब जो दूसरे, हाँ, अक्यूज्ड पक्ष का कोई बयान नहीं था। मैं जब वहां पहुंचा तो वो बैठे हुए थे कि हमें तो कोई भरोसा नहीं है आप पे, आप चला नहीं पाओगे। बार बार लाइन मैनेजर, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बार बार लाइन मैनेजर को बताने के बाद भी कि ये मामला ठीक नहीं लग रहा है, आपको पुलिस को, अब हम लोग क्या बोलते हैं ना भाषा में, रगेदना है, रगड़ना है जी पुलिस को, एकदम गलत कर दिया, सस्पेंड करा दीजिए, उनको ट्रांसफर करा दीजिए। वहां तक हम साथ हैं, एज ए रिपोर्टर, एज ए क्राइम रिपोर्टर, जिम्मेदारी के साथ हम बोलते हैं अगर गलत किया है पुलिस ने तो उसको आप पूरी तरीके से एक शो ऐसा डिजाइन कीजिए, पूरी मुहिम चला दीजिए कि इन्होंने गलत किया। सारे सबूत आपके आंख के सामने हैं, उसके बाद भी आप मीडिया ट्रायल किए जा रहे हैं। पहले दिन से ही वहां पर ऐसा हुआ है कि अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको वर्बेटिम बता दूंगा कि क्या हुआ। हाँ, मुझे समझना है क्या क्या हुआ, क्योंकि एक तो मेरा ये भी सवाल है, उस टाइम आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? इतने साल क्यों लग गए? अजीब सवाल है। जाहिर सी बात है, आप ही के चैनल के और भी एंकर वहां पर पहुंचे और वो तो एक अलग ही नैरेटिव था। आप उस टाइम भी बोल सकते थे पुलिस ठीक है, सब ठीक है, कोर्ट सही है, और जो भी आप बता रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग गया? देखिए क्या है, हिंदुस्तान में हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो कि पड़ोसी के घर में हो, अपने घर में नहीं पैदा होना देना चाहता है। मैं भी भारत का वही आम आदमी हूं भैया, मेरे को भी बच्चा पालना ही, EMI भरनी है, मैं क्यों क्रांतिकारी बनूंगा? जब तक मेरे को ये कंफर्म नहीं हो गया कि हाँ मुझे अब ऐसी नौकरी नहीं करनी है, तब तक मैंने उसको लिखा तो था लेकिन रिलीज नहीं किया था। लिखा बहुत पहले से शुरू कर दिया था, और मुझे बहुत मोटी किताब नहीं लिखनी थी, ऐसी लिखनी थी कि मजा आए, आपको पढ़ के समझ में आए कि अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं दूंगा लेकिन इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जो भी लोग पॉडकास्ट देखेंगे उसको सोचना पड़ेगा। पूरे देश में छाती पीटा जा रहा है कि हाई प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में हम बहुत नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए। मैडम, मीडिया ट्रायल इंडेक्स में तो हम लोग कहां पर हैं? हम लोग तो शिखर पर हैं मीडिया ट्रायल इंडेक्स पे। जो लोग पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, बलात्कारी और दरिंदा और क्या क्या शब्द का यूज कर रहे थे, सीढ़ी चढ़ करके पत्थर मार रहे थे हाथरस के इन लड़कों पे जो बरी हो गए, वो सीढ़ी से उतरे और पतली गली में घुसे और दाएं से बाएं गायब हो गए। मतलब थिथरई का एकदम हद हो गया, बात ही नहीं की उसके बारे में। जब हम लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचे, थाने पे SP साहब क्या, मेरे ख्याल से पहला एनकाउंटर था दिल्ली की मीडिया से। दिल्ली की मीडिया से लोग खौफ खाते हैं, बाकी शहर के लोग
वहां के जर्नलिज्म का एक बड़ा है सौम्य, सुशील और शांत सा वातावरण होता है और उसी में वो लोग काम करते हैं। लेकिन जब दिल्ली से मीडिया जाती है तो पहले वहां के स्ट्रिंगर्स वहां के अधिकारियों को बता देते हैं कि अब हमारे हाथ से बाहर है मामला, ये दिल्ली वाले आ रहे हैं। बात तो सही है भाई, हम लोग, हमें क्या लेना देना, तुम हाथरस में हो या बनारस में हो भाई, हमें हमारे काम करने के लिए जो भेजा गया वो हम करेंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या मामला है। जब वहां पहुंचा, एसपी साहब की बाइट ली। हमसे पहले, मतलब एक मजेदार सा किस्सा है, हमसे पहले हमारे एक सीनियर हैं दूसरे न्यूज़ चैनल से, वो पहले खड़े थे सामने ही। उन्होंने बाइट ले ली और तुरंत उन्होंने अपलिंक कर दिया, वो एक लाइव व्यू करके इक्विपमेंट होता है उसमें लगा करके, और ऑफिस भेजने का शुरुआत किया। मैंने तुरंत गया, मैंने तड़ातड़ सवाल पूछने शुरू किया कि सर बताइए गैंगरेप का मामला हो गया है ये वो। उन्होंने बोला कि प्राइमा फेसी लगता नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक। और ये बाइट जितने देर में वो भेज पाते, हमारे जो एक साथी पहुंचे थे वहां दूसरे चैनल से, उससे पहले मैंने भेज दी। हमारे चैनल पे ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव, पुलिस का डिनायल चलने लगा। जो एंकर अभी तक पूछ रही थी इस घटना के बारे में, वो एंकर एकदम से आक्रामक हो गई, कह रही है ऐसे कैसे पुलिस बोल सकती है, ऐसे कैसे पुलिस बोल सकती है का जवाब दिया मैंने कि भाई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी भी विवेचना का विषय है। जो यूपी पुलिस की जो लैंग्वेज होती है, उनको ट्रेनिंग होती है इस तरीके की लैंग्वेज यूज करने की, ताकि वो कोई सा भी कंक्लूसिव आंसर आपको ना दें जब तक कि वो कोई अरेस्ट नहीं कर लेते हैं। कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये विवेचना का विषय है, लेकिन प्राइमा फेसी जो हमको साइंटिफिक एविडेंस से बड़ा इमोशनल एविडेंस नहीं होता है ना जी। इमोशंस का कोई जगह नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। अगर इमोशंस हावी होने लगेंगे इन्वेस्टिगेशन पे, तब तो जो फैमिली वाले मर्डर करते हैं वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस और इन्वेस्टिगेटर हमेशा इमोशंस में रहेंगे, यार बहुत बुरा हुआ इसके साथ। आप सोचिए इमोशन से कैसे खेला जा रहा है। एनीवेज, वापस आते हैं। वहां पे मैं लाइव पे खड़ा हूं, ईयरफोन लगा हुआ है, ऑफिस से कनेक्टेड हूं। एंकर चिल्ला रही है, पहले एंकर चिल्लाई वो वाली अंग्रेजी वाले, मैं बाइलिंगुअल कैपेबिलिटी में था तो पहले अंग्रेजी पे लाइव था। अंग्रेजी वाली एंकर ने बोला कि हाउ कैन पुलिस डू दिस, इट्स मियरली 250 मीटर्स और 500 मीटर्स अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। मैं कहा हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, तो गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग, पुलिस मस्ट आंसर दिस। वो बोल करके चले जा चुके थे कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, इस पर जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी अगर पाया गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदी वाली एंकर आई, बहुत तेज तर्रार, आपको पता है प्राइम टाइम एंकर है वहां पे। भाई वो तो हमसे ऐसा सवाल पूछ दिए कि हम जवाब ही नहीं दे पाए। क्या हमारी आवाज पहुंच रही है वहां तक? मेरे कान में ईयरफोन लगा हुआ है, आपकी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी? ये क्या सवाल है? हाँ, मेरे तक आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन हमारी आवाज पहुंच रही है, हमें बिटिया को इंसाफ दिलाना है, क्या वहां तक आवाज पहुंच रही है? मैं समझ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पहुंच रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो भी इसमें लापरवाही अगर पुलिस बोल रही है कि किसी की पाई जाएगी तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीच में जो ईयरफोन जो कनेक्टेड था, बीच में से मेरे लाइन मैनेजर फोन कर रहे हैं। मैं कहा यूं क्यों फोन कर रहे हैं? जैसे ही लाइव पॉज गया वैसे ही फोन आया, और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो कह रहे हैं अरे कुछ माहौल बनाइए, अरे कुछ हल्ला हंगामा कुछ कीजिए, वो जो एसपी का आपने बाइट भेजा है ना, उसको माइक लेके दौड़ा दीजिए, थाने में घुस जाइए। मैं कहा क्यों? वो तो अभी बात करके गया है, आप बोलेगा तो मैं दोबारा बात कर लूंगा, माइक लेके तो मैं नहीं दौड़ाऊंगा। ये बंदर नाच करने थोड़ी आऊं, यहां पे इन्वेस्टिगेशन किया मैंने, वो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, आप बोलिएगा मैं बात करूंगा, जितनी बार बोलिएगा मैं उतनी बार बात करूंगा, जो क्वेश्चन पूछने को बोलेगा वो क्वेश्चन पूछूंगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ करके उसको दौड़ाऊं मैं, थाने के अंदर घुस जाऊं मैं, मतलब चकल्लस करो कुछ, ताकि सुशांत सिंह राजपूत से मामला शिफ्ट हो जाए, पूरे देश का फोकस ऐसा चला जाए कि आय हाय ठाकुरों ने अत्याचार कर दिया, ये तो अत्याचारी हैं और हम बेटी को इंसाफ दिला रहे हैं। आप समझ रही हैं? ये हुआ नहीं तो ये सवाल एंकर का वैसे जायज तो था कि पुलिस ऐसा बयान कैसे दे सकती है, क्योंकि पीड़िता की मां का बयान भी तो हमने सुना था। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा एक सवाल ये जरूर है कि पीड़िता की मां के बयान बदले जी, तो ट्रस्ट करें ना करें, ये थोड़ा सा अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगी, मुझे लगता है लास्ट में मैं कुछ समझ पाऊंगी। तो जवाब तो मतलब जो सवाल पूछा गया था वो तो जायज था ना। सवाल पीड़िता की मां कह रही है, वो एक बच्चा, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, बच्चा भाग कर आया मीडिया के सामने, पुलिस ने पूरा इलाका वो घेरा हुआ था, ऐसा नजारा तो देश के, लेकिन कहां देखने को मिलता है? नहीं ये तो बात कि आप पूरा गांव घेर, आज भी 25-30 सीआरपीएफ के जवान उनके घर को घेर के रहते हैं। सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हम अभी उसी पे रहते हैं। आप पहले थाने पे रहिए। ठीक है, थाने पे रहते थाने पे ये सवाल पूछा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप दौड़ा दो। हाँ, ये गलत था। एसपी को दौड़ा दो। वो जो बात कर रहा है वो बता रहा है, लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो, इसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि मेरे को नहीं दिख रहा है। जो आप चेंज नहीं कर सकते ना इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न है। आप एसी स्टूडियो में बैठ करके
इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, इसको डिक्टेट नहीं कर सकते ना आप, जज नहीं है ना, बिल्कुल। वो तो जज का काम है। ठीक है, आपने बोला पुलिस ने ऐसे कैसे बोला, मैंने कहा पुलिस ने ये नहीं बोला है कि गैंगरेप नहीं हुआ है, वो कह रही है प्राइमा फेसी जो एविडेंस है उसके उसमें नहीं दिख रहा है, कोई फ्रेश वुंड नहीं है, कोई नया घाव नहीं है पूरे शरीर पर, और ना ही कुछ ऐसा मिला है जिससे कि ये साबित किया जा सके प्राइमा फेसी। देखा, देखिए पुलिस क्या जज नहीं होती है, पुलिस अपना काम कर रही है। आपको पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में खोट लग रहा है, आप बोलिएगा, सारे क्राइम रिपोर्टर्स पीछे पड़ जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन में खोट होगा तो। बहुत सारे मामले में हुआ है, सारे रिपोर्टर्स चले जाते हैं। इस मामले में भी सारे पुलिस वाले सस्पेंड हो गए थे, ट्रांसफर हो गए थे, तमाम एकदम तितर बितर कर दिया था वहां की पूरी पुलिस हायरार्की को। सबसे पहला सवाल यह है कि जब आप देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्टर आपको बता रहा है, चक्कर यह है ना कि भारत में मीडिया की हालत इस वजह से खराब हुई है ना कि जब तक मीडिया जो न्यूज चैनल्स हैं वो रिपोर्टर ड्रिवन थे ना, तब तक उनके ऊपर कभी ऐसे आरोप नहीं लगते थे। जब से वो 5 लाख वाले प्रोड्यूसर ड्रिवन हो गए ना, हम बताएंगे जी रिपोर्टर को क्या करना है, तब से ये हो गया। किसी की बुद्धि नहीं चलाने की छूट है, रिपोर्टर का स्टोरी नहीं चलाएंगे जी, रिपोर्टर जो कह रहा है नहीं मानेंगे जी, प्रोड्यूसर कह रहा है हम रिसर्च किया नहीं मानेंगे जी, असाइनमेंट वाला बोल रहा है कि हम ये ऐसी खबर है जी, ऐसे है नहीं मानेंगे जी, हमारा जो है एजेंडा चलाएंगे। यस, एजेंडा चलाएंगे। तो ये स्थिति हुई आपकी एजेंडा चला चला कर। वहां से फिर मामला बिगड़ना शुरू हुआ, मैं बोल रहा हूं, हाँ बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन उस मामले के बिगड़ने के फिर 2 पार्ट, क्योंकि आपने माहौल नहीं बनाया तो किसी दूसरे संस्थान के पत्रकार ने बना दिया माहौल। माहौल तो बना, लेकिन वहां नहीं, साथी रिपोर्टर, जितने क्राइम रिपोर्टर और जितने पॉलिटिकल रिपोर्टर वहां पहुंचे थे, किसी ने माहौल बनाने के लिए मना कर दिया सबने। कुछ एक जो थे उन्होंने फिर ये सोचा कि बहुत अच्छा मौका है चमकने का, सारे फैक्ट्स जानते हुए दोनों चीजों को मिक्स किया। 2 चीजों को क्या मिक्स किया? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अक्यूज का मीडिया ट्रायल। अक्यूज को आपने मान लिया कि गिल्टी टिल फाउंड इनोसेंट, जब तक आपको कोर्ट इनोसेंट, और वो भी क्या इनोसेंट, कोर्ट ने इनोसेंट बोल दिया ना। नेता प्रतिपक्ष जो है माननीय राहुल गांधी, संसद के अंदर उनको बलात्कारी बोल दिया। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिस्टम से लेना देना है कि आप कैसे, अगर मैं बोलूं कि उनकी जातीय पहचान की वजह से आपने बोला, आपकी हिम्मत होती है अगर वो अल्पसंख्यक होते, अगर वो मुस्लिम समुदाय से होता, अगर वो दलित समुदाय से होता, अगर वो ओबीसी समुदाय से होता, उनकी हिम्मत थी ये बोलने की। ठाकुर थे तो आपके लिए पंचिंग बैग है, ये क्या बात होती है भाई? कोर्ट अच्छा, आपको लग रहा है कि इसको जातीय एंगल देने की कोशिश बिल्कुल हर बार की जा रही है। मैं वही बात कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम में जो करा रहा है बैर, वो बहुत बुरा है जी, बिगट है जी, तो गलत है। और जहां पे एक क्षत्रिय और दलित आ गए, या अनरिजर्व्ड और अपर लोअर आ गए, और अपर लोअर, देखिए मैं मानता नहीं अपर। अरे समाज तो मानता है ना, समाज आज भी मानता है। गांव में आप चले जाइए, जाति जाति वहां पे गांव में तो सबसे बुरा होता है। क्या करें फिर? मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ कि जहां पिछड़े, आई विल मेंटेन अनरिजर्व्ड और रिजर्व कैटेगरी, दलित या और रिजर्व के बीच में किसी भी समुदाय का हो इधर से, किसी भी समुदाय का उधर से, उसके बीच में बवाल कराने के लिए कब से इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आप सोचिए, फूलन देवी के ऊपर जो मूवी बनी थी बैंडिट क्वीन, तब से इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। वाई देयर इज नो नीड ऑफ कोर्ट, वाई देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जब इस तरह के मामले आते हैं, इसमें आप पहली जजमेंट कैसे पास कर देते हैं? सब ओके क्यों है? वो मारा जा रहा है कम्युनिटी वाला, अगर जेल जा रहा है उस कम्युनिटी वाला, तो आप ओके क्यों है? इसमें क्या ऐसा आपको मजा आ रहा है? उसको पंचिंग बैग बनाया गया है, एक यूनिवर्सल पंचिंग बैग फॉर इंडिया है। कुछ नहीं है ना, इसको मारो, इसको बोलो। संसद के अंदर गा रहे हैं अपने अंदर के ठाकुर को मारो, गाया है ना एक ने। अब पान खा करके जो थूकते रहते हैं यहां, अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं। एक वो समाजवादी पार्टी का जो सांसद है, उसने जाकर के राणा महाराज संगान सिंह और उसके वंशजों को गद्दारी बोल डाला। पैटर्न समझिए, ये एक पैटर्न है जिसपे अभी तक कोई कुछ बोलता नहीं था। आज बोलने की जरूरत आ गई है, क्योंकि आप ओटीटी रिलीज कर रहे हैं भाई, इलेक्शन से पहले आप ओटीटी रिलीज कर रहे हैं और ये माहौल बना रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बुरा तो हुआ, लेकिन क्या हुआ फिर? लेकिन क्या हुआ, वही तो सवाल है। लेकिन कोर्ट ने, अब आप देखिए, अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कह रही है कि पुलिस ने वो सारा जो साइंटिफिक एविडेंस थे वो इकट्ठा नहीं किया। पोस्टमार्टम कहां हुआ है भाई? आप पूरे देश की पोस्टमार्टम व्यवस्था पर ही सवाल उठा देंगे फिर? नहीं, लेकिन अलाइनमेंट तो हो सकता है ना। अलाइनमेंट कैसे होगा जब पीएम, देखिए साइंटिफिक एविडेंस और इमोशनल क्वोशिएंट, इन दोनों को आप तराजू पे तोल ही नहीं सकते। ये दोनों एक पेज पे रह ही नहीं सकते। आप मुझे कोर्ट का ऑर्डर बताइए, क्या आया फैसला जो आया उसमें? 4 आरोपी, ठीक है, चारों एक ही परिवार के, ठीक है, चाचा भतीजा, चाचा और के लड़के, ताऊ के लड़के, ठीक है। 4 में से 3 को बाइज्जत बरी कर दिया गया, एक को
गैर इरादतन हत्या में सजा हुई, गैर इरादतन हत्या में। मेरा सवाल है नम्रता जी, वो मामला कहां गया गैंगरेप का? कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? वो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत, मतलब मेडिकल बहुत दिन बाद हुआ। मेडिकल 11 की दिन बात बाद। ही नहीं है, मैं तो पीएम की बात कर रहा हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात नहीं, कर पर पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ नहीं आया। मेडिकल रिपोर्ट में इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि बहुत दिन बाद हुआ। ये लोग कुछ तर्क दे रहे हैं, ये मैं भी समझना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये तर्क जाकर के किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, अगर पीएम रिपोर्ट किसी को पढ़ने आती है तो पढ़वा लीजिए। इतना पढ़ लिखे भी तो नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो चपड़ चपड़ कर रहे हैं, जो सामने आके कैमरे के रो रहे हैं, क्राइम रिपोर्टिंग की भाषा अलग है, वहां इमोशन का कोई रोल नहीं है। मैं भी इमोशनल होता हूं, मैं भी इमोशनल हुआ स्टोरीज देख करके, मेरे भी आंख में आंसू आ गए स्टोरीज देख करके। वो लोग जो ये बात बोल रहे हैं, उन लोगों के सामने वो अगर घटनाक्रम आ जाएगा, अगर वो सामने वो हृदय विदारक सीन देख लेंगे ना, तो शायद दोबारा रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। भगवान की इच्छा थी मेरे को कि मैं जाकर के 2-2 ट्रेन एक्सीडेंट देखूं। वहां बड़े रुने गले से रिपोर्टिंग करनी पड़ी। बहुत हृदय विदारक होता है ट्रेन एक्सीडेंट। एक मुजफ्फरनगर में खतौली में, दूसरा अमृतसर। और किस्मत ऐसी थी कि दोनों जगह मैं ही गया। होता है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं था कि इमोशन से जुड़ा जाए। आप इमोशन, मैं तो 6 साल से इमोशनली जुड़ी हुई हूँ। Yes. ये जिसने भी देखा इसको, इस पूरे केस को, यस, वो इमोशंस के साथ ही जुड़ा। बिल्कुल इमोशंस के साथ आप इस केस से जुड़े हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर उसकी जान गई कैसे, ये आरोप गए कहां। सीधे आउटराइटली बोल देना कि नहीं जी पुलिस ने वो सारे एविडेंस इकट्ठा नहीं किए थे, इस वजह से ऐसे हुआ, क्या सबूत है आपके पास? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं, आप सारे साइंटिफिक एविडेंस को डिनाई कर रहे हैं, आप वो जो वो होता है ना, फोन का जो नेटवर्क होता है, मोबाइल का टावर का जो नेटवर्क होता है, उसमें एक अक्यूज्ड कहीं और मिल रहा है, दूसरा अक्यूज्ड कहीं और मिल रहा है, ये सब कुछ डिनाई वो कर रहे हैं। तो फिर मामला क्या था? आपको अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में क्या मिला? मैं कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, मैं कोई कंक्लूसिव स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये कड़ियां आप जोड़ते रहिए और इस बात को समझते रहिए कि कैसे ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, कि फिर से वही 2 चीजों को मिक्स किया गया। पुलिस की अगर लापरवाही है तो आप पुलिस को बोलेंगे ना, नहीं जी ये तो दरिंदे हैं। अरे आप कौन होते हैं दरिंदे बोलने वाले? नहीं तो वो लड़की फिर मरी कैसे? भाई जो कॉज ऑफ डेथ तो वही था, गर्दन की हड्डी टूटना, ठीक है, गैर इरादतन 2 डॉट्स मिल गए आपको। अब क्या हुआ कि जहां से मुझे कोविड हुआ, ये ज्यादातर न्यूज चैनल वाले रिपोर्टर को ना इंसान समझते नहीं है कि उनकी जान की कोई कीमत है, डिस्पोजेबल समझते हैं। अब वो दरवाजा, जो रास्ता बंद किया हुआ था, जो आप बात बता रही हैं, सीआरपीएफ ने दरवाजा बंद किया था, जो रास्ता बंद किया था बुलगड़ी गांव जाने का, उसके बाद एक एंकर कूद करके गई, वहां पर एक अधिकारी से बहस हो गई, तो उस अधिकारी को बोल रही हैं ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। बाहर जो विपक्षी पार्टी के डेलीगेशन आया हुआ था, वो और कुछ एंकर्स धरने पे बैठ गए, मीडिया विपक्ष के साथ धरने पे बैठी है, और हम गा रहे हैं कि मीडिया वो क्या है, हमारा प्रेस इंडेक्स बड़ा खराब है जी, प्रेस इंडेक्स। देखिए अब वो तस्वीर फिर सबके जहन में आ गई होगी, क्या क्या हुआ था, कैसे पत्रकार जा रहे थे, रिपोर्टर्स जा रही थी, वो मुझे भी याद है वो तस्वीर। तो वो भी तो यही कह रहे थे ना कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से, हाँ। मतलब मैंने तो अपने करियर में नहीं देखा कि किसी भी ऐसे केस में पुलिस ने इस तरीके से पूरा एरिया घेर लिया। खेत में कब आपने पुलिस को देखा है ऐसे घेरते हुए? बिल्कुल। दूसरी बात, आप किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे तैसे वो बच्चा भाग कर आ गया, रात को 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू में तो नहीं होता है, तो सवाल तो जाहिर सी बातें उठेंगे। तो क्वेश्चन उठाना मान लीजिए सारी चीजें ठीक हैं, सब चीजें हैं, एक गलत उन पर आरोप, सारी चीजें ठीक हैं, तो ये सब क्या था फिर? बता रहा हूं, पुलिस को कटघरे में खड़ा करिए आप हर रोज 24 घंटे 365 दिन, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ही तो वो पुलिसिंग कर रहे हैं, वो पब्लिक सर्वेंट ही तो हैं, कोई राजा थोड़ी ना है। अब सवाल यहां पर यह है कि जब वो कह रहे हैं कि अंदर 6 पुलिस वालों को कोरोना हुआ है और हम एरिया क्वारंटीन कर रहे हैं, आप क्वारंटीन में घुसेंगे, ठीक है आप घुसिए, हमने मना किया घुसने से, तब भी भेजा गया। हमने कहा, असाइनमेंट वाला वो आदमी आज भी मेरा दोस्त है, जान पहचान, हमने उससे कहा अरे भाई अंदर कोरोना का विस्फोट हुआ है, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे कुछ नहीं होता, सब जा रहे हैं, आप भी जाइए। बड़े मन मार करके मैं गया, कोरोना लेकर वापस लौटा। कोरोना लेकर, कोरोना हो गया था ना आपको? तो मतलब मौत को छू के आ गया था मैं, ऐसा कोरोना हुआ था। वहीं से हुआ, उसी जगह से हुआ जिस जगह पे वो जाने के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया था, कॉर्डन ऑफ नहीं करूंगा मैं, उस एरिया को क्वारंटीन किया गया था, उसी जगह पे, उसी घर में वो, उस घर में जब मैं गया तो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं,
मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो देखा वो आपको बता रहा हूं, जो ओटीटी में नहीं है, जो कॉमन परसेप्शन में आपको भी नहीं पता है कि ये हुआ है। ये मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, पीड़ित के जो परिवार है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको उसकी बाइट लेने के लिए सारे लोग व्याकुल थे। तो बीच में मामला कोर्ट में भी चल रहा था, तो आए हम लोग वहाँ पहुँचे, बारी बारी से सब लोग इंटरव्यू करना शुरू किए। तो वहाँ जो मृतका का जो भाई है उससे भी हमने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में अब देखिए, इमोशनली तो मैं सवाल पूछ नहीं सकता, हाँ चाहिए होता है, न्यूज़ चैनल वाले कई बार ऐसा कहते हैं कि नहीं इमोशनल सवाल पूछो, इफ़ ही क्राइज इट विल बी अ बेटर टीआरपी, फिर रोना धोना बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं टीवी पे। बट फिर भी मैंने बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछे। मैंने पूछा क्या हुआ था मीटिंग में, तो बोला नहीं कुछ नहीं है, ठीक है जी सब ओके है, हमारे तो ये चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने पूछा एक बात बताइए, कोर्ट में आपने और आपके परिवार ने लाई डिटेक्टर टेस्ट से मना क्यों कर दिया? भाई उसके चेहरे की भावभंगिमा ही बदल गई, हमारे ऊपर ही गुस्सा हो गए। कितना बड़ा था उसका भाई लड़की का? बड़ा है, जवान है, बालिग है, समझदार है मतलब। हाँ ठीक है। भाई भंगिमा ही बदल गई, गुस्सा हो गए हमारे ऊपर, ये क्या सवाल है? हमने कहा भाई आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट में जाने से क्या दिक्कत है, आप चले जाइए, आप कोर्ट में जाके मना क्यों कर रहे हैं? तो इतना गुस्सा हो गया कि उनको जाना चाहिए लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्योंकि उन्होंने किया है, मतलब अक्यूज ने किया है। तो फिर मैंने देखा कि ये थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो फिर मैंने वो सवाल दोबारा नहीं पूछा। लेकिन वहाँ रिपोर्टर्स ने सवाल पूछ लिया। उसके बाद एक को हिम्मत करनी थी, मैंने हिम्मत कर दी। उसके बाद जितने रिपोर्टर्स लाइन में खड़े थे उन्होंने सवाल वही पूछना शुरू कर दिया। तो विजिबली एजिटेटेड जो होता है ना स्टेट में, वो चला गया। वहां से कोरोना लेकर के मैं आज, आप सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए कि भाई कॉर्डन ऑफ नहीं किया था, क्वारंटीन किया था। आप पुलिस को के ऊपर जितना सवाल उठाएंगे मैं उसका कोई डिफेंस नहीं दूंगा। मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं जी। मैंने जो ग्राउंड पे देखा है वो आपको बता रहा हूं, सीधी सी बात है। पुलिस को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, मैं आपके साथ हूं। सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो कर दिया, जिसको जिससे भिड़ना है जाके भिड़े। ये क्या किया भाई, एक अक्यूज्ड वहां पर, पहले तो देखिए सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट समझिए। चांदपा थाने पे जो पहला बयान था पीड़िता के परिवार का, मृतका के परिवार का, उसमें था छेड़खानी की, रेप का प्रयास, ऐसा कुछ बोला, और मारपीट की, तो गर्दन टूट गई थाने में जो वहां पे बॉडी पड़ी। उसके बाद अलीगढ़ के अस्पताल में रेप का आरोप लगा और मारपीट की। उसके बाद फिर गैंगरेप का आरोप लगा और फिर मारपीट का आरोप लगा। फिर सफदरजंग जो भी दिल्ली का अस्पताल है उसमें चले आए, ये वहां से ट्रांसफर होकर के केस। इस दौरान में जो नई नई पार्टीज पनपी हैं, बीएसपी के डाउन होने के दौरान, बहुजन समाज पार्टी के डाउन होने के दौरान जो नई नई पार्टीज पनपी हैं, इन पार्टी के तमाम नेता इसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए और इसको पूरा पॉलिटिकल बना दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि पुलिस का आप अलग रखिएगा, इसमें घुसाइएगा मत। यहां से जब चला है, इसका शव लेकर के जब काफिला चला है, तो सारे रिपोर्टर्स पहुंचे हैं पीछे पीछे। तो चांदपा थाने से अब हम आगे बढ़ चुके, हम पहुंच गए वहां पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी उस रात की कि ये डेड बॉडी को ले जा करके आगरा वाला जो हाईवे है वहां रख करके हाईवे जाम करेंगे। आगरा समझ रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से वहां तक जाता है, आगरा तक जाता है ना, हाँ आगरा तक जाता है। तो हाथरस जो है वो मथुरा वाले कट से थोड़ा पहले ही लेफ्ट में है। यानी कि अगर वो जाम करते तो मथुरा से लेकर के आगरा तक सारा बंद और इधर दिल्ली वाला सारा बंद हो जाता। बयान देखिए आप, ऐसे ऐसे बयानबाजी हो रही थी उसमें, सब उसी पार्टी से रिलेटेड लोग थे कि इन्होंने हमारी महिला के साथ ऐसे किया, हम इनकी घर में घुस के इनके महिलाओं के साथ ऐसे करेंगे। आप समझ रहे हैं किस लेवल का ये हिंसा फैलाने की तैयारी थी। सबके अपने अपने राब्ते हो सकते हैं यार योगी आदित्यनाथ से, इस हद तक तो मत गिरो। दंगा करवा के मानोगे? उसको आप क्रांतिकारी बोलते हैं जब कोई इस तरीके की घटना होती है और सब चीज को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए आप सीधा अक्यूज्ड को एकदम गिल्टी मान लेते हैं और सीधा उसकी जातीय पहचान के आधार पर उसको टारगेट करते हैं। ये अच्छी बात है। ये होता है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ सजा का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, मेरे अंदर यह प्रेजुडिस है कि आपके पुरखों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया होगा तो आप बुरी हैं। तो ये तो बहुत साल से चला रहा है, फिर तो ये आगे तक चलेगा। यही हो रहा है। आप खुद ही सोचिए कि जब हिंदू मुसलमान हो रहा है तो कह रहे तो बिगट है, ये तो
हेट मॉन्गर है। ये कौन सा मॉन्गरिंग है फिर? ये सर्टिफिकेट खुद को कैसे दे दिया इन्होंने? ये भी बात सही है। तो आपको ये समझ में आया इसमें कि बहुत हद तक तो मीडिया का इसमें योगदान था, बहुत हद तक था। इसको बढ़ाने चढ़ाने में, ये सरकार TRP गिराने के की साजिश थी। ये तो ऐसा था कि किसी तरीके से पुल डाउन कर दिया जाए। सरकार के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है जी, देखो लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मीडिया ट्रायल कॉमन चीज हो गई है। आपने जिक्र किया इस वाले केस में, मुझे सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी याद आया, बाद में क्लीन चिट मिल गई रिया चक्रवर्ती को भी। तो मीडिया ट्रायल के बाद मीडिया के किसी भी पत्रकार को, किसी भी एंकर को, उसे कोई नहीं बुला के पूछता कि आपने क्या किया था, यही तो, किसकी छवि आपने खराब की थी, यही तो खेला है। किसको आपने दरिंदा, बलात्कारी या क्या बता दिया। हाँ, दरिंदे। अब क्या हुआ कि वहां से मैंने जिद करके 8 दिन रहा, मैं 16 दिन का मामला था, मैं 8 दिन रहा। मैंने जिद करके वहां से 4 अक्टूबर को वापसी की। 3-4 अक्टूबर की दरमियानी रात को मैं और एक कैमरामैन, हम लोग जिद करके मैं वापस आया कि प्लीज चले जाने दीजिए, सारा कवरेज हो ही रहा है, सब तो आप ठीक से कर ही रहे हैं, मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेरे को वापस जाने दीजिए। मैं सुबह, आदत थी बाहर के रूम में सोने की, मैं सुबह उठा और मेरे पास एक डॉग है, मैं और भाई साथ में ही रहते थे, उसको वॉक कराने के लिए मैं नीचे गया और मैं वॉक ही नहीं कर पा रहा था। मैंने बाहर गया, अपने रूम में अपने आप को बंद किया। बेटे के बर्थडे के दिन मैं सीधा गाड़ी उठा करके गया, टेस्ट कराया और सीधा जाकर के अस्पताल में खुद ही जाके एडमिट हो गया। 103 बुखार में गाड़ी चलाई मैंने। कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूज़ चैनल को। जो बड़ा सुपर बॉस है ना, वो कहेगा ओ बी केयरफुल, और असाइनमेंट पर जाकर कोनी मार के भेजो उसको, भेजो, सब तो जाहिर है। ये औकात है रिपोर्टर की। उससे उसका काम पहले तो छीन लिया, उसको बाइट कलेक्टर बना दिया। आप जाइए जी, उसका बाइट लेके आ जाइए, आपका स्टोरी आइडिया स्पाइक हो जाएगा। स्पाइक मतलब कि एक कांटा होता था ऐसे रखा हुआ, उसमें पुराने ज़माने में जब लिख के जाते थे ना स्टोरी आइडिया, ये स्टोरी आइडिया है, तो स्पाइक में ऐसे खोंस दिया जाता था। स्टोरी स्पाइक हो जा रही, बिना मतलब कि सारी स्टोरी स्पाइक हो रही है, उसको बाइट कलेक्टर बना दिया और अब ये स्थिति में डाल दिया। और मैं बेड पर पड़ा हूं वहां पे, 103-104 डिग्री बुखार, बोला नहीं जा रहा है, खांसी आ रही है, अभी भी उसके रिपरकशंस झेलता हूं मैं। मेरे को सिर्फ उसी वजह से कोरोना हुआ। अब मैं उसके लिए इनको जाकर के दोष नहीं दूंगा कि ये है और इन्होंने कर दिया मेरे साथ, बुरा कर दिया। जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि मेरे जैसा आदमी ये बात बोलने के लिए राजी हुआ और ये बात बोलने की हिम्मत मेरे अंदर आई कि ये हो रहा है भारत के मीडिया के अंदर। लेकिन इस किताब को कितने लोगों ने पढ़ा होगा? क्योंकि अगर इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं तो जितना मीडिया ने हमें दिखाया, बचपन से लेकर हमें यही पढ़ाया भी जाता है कि जो हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए बच्चों की राइम्स जो होती हैं वो आजकल कार्टून के जरिए बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। अब जो ये कि पहले तो मुझे बताइए कितनी कॉपी इसकी बिकी थी जब से ये आपने लिखी है? 100 के करीब बिकी होंगी। सिर्फ 100? अभी हो सकता है लोग इसे पढ़ना चाहें। अब तो तेजी से बिक रही हैं। बिक रही हैं? अब तो तेजी से आप बताइए ये कितना डिफरेंस है? अभी पता करना पड़ेगा कि कितनी बिकी है। अच्छा है वो समझदार लोग हैं जो उस ट्रेलर को देखने के बाद एटलीस्ट इसे पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर वही जानना चाह रही हूँ कि इस OTT पर इस सीरीज के आने के बाद लोगों का माइंड वॉश कैसे होगा? भाई 6 साल पहले हमने माना ना इस चीज को कि क्या हो गया था, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है, तो देखिए बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। वही इम्पैक्ट, इसीलिए अब ये जो प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, जैसे आप लोग जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि इन सब चीज़ों को आपको डिजिटली परोसना पड़ेगा, वीडियो फॉर्म में देना पड़ेगा। क्योंकि ये जनरेशन क्या है, ये स्क्रॉलर जनरेशन है, स्क्रॉल करती रहती है। आपकी रील्स उसको दिखेंगी, उसको दिखेगा कि नहीं यार ये तो काउंटर कर रहा है, तो वो देखना चाहेगा। इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो मैं कहूँगा आप लोगों को अल्टरनेटिव मीडिया है, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये कोई न्यूज़ चैनल मेरे को मौका ही नहीं देगा करने, क्योंकि वहाँ तो हमाम में सब नंगे थे। वहाँ पे ये मैं ऐसे खुल के बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो मैक्सिमम, सबका नहीं, सबको मैं नहीं दोषी ठहराऊंगा, मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स का ऑलमोस्ट सेम एजेंडा हो गया था। कुछ एक न्यूज़ चैनल्स ने नहीं किया था ये, कुछ एक न्यूज़ चैनल ने और उनके रिपोर्टर्स ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, उनकी सुनी गई। मैं भी आउटराइट रिजेक्ट कर रहा था कि ऐसे माहौल मत बनाओ, पुलिस को अलग रखो और अक्यूज्ड को अलग रखो, बात को समझो, इमोशनल होकर के नहीं मत करो। आपको खेलना है, आपको माहौल बनाना है, आप पुलिस के खिलाफ करो। आप अक्यूज्ड को सीधा दरिंदा दरिंदा बोलना शुरू कर दिया। मैं वहां पर कोरोना में जब जाकर के एडमिट हुआ था, तो वहां पर मेरे बॉस मैसेज कर रहे हैं कि क्या हुआ था, फोन कर रहे हैं कि क्या हुआ था। जब CBI पे मामला चला गया और जब सब जगह होने लगा कि यार ये तो गड़बड़ लग रहा है मामला, पुलिस का मामला गड़बड़ नहीं है, हम अक्यूज्ड पे अभी भी बात कर रहे हैं, तब बॉस का फोन आ रहा है, फिर सुपर बॉस का फोन आ रहा है, क्या हुआ था यार बताओ। हम कहें 8 दिन से बता रहे हैं तो काहे नहीं समझे भाई? हम कोरोना खा के यहां बैठे हुए हैं, तब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। सोचिए,
8 दिन से लगातार बता रहा हूं कि दोनों मामले को अलग अलग रखिए। पुलिस को आपको रगड़ना है, आप पुलिस को रगड़िए। इसको दरिंदा दरिंदा बोलने से पहले थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस देख लीजिए। घोड़े पे सवार होकर के हंटर चला रहा है ठाकुर, अरे मजदूरी कर रहा है भाई, वो किसी की डेयरी में दूध ढो रहा है। एक अक्यूज्ड, मैं गया जाकर के, मेरा पहला जो, जिस जगह पे मैं काम करता था उन्होंने पहला डिजिटल मीडिया पे कोई अपने लीक से हट के स्टोरी चलाई, वो वही स्टोरी चली थी, मेरी पहली स्टोरी चली थी पूरे इस घटनाक्रम के दौरान, जो उस डेयरी में जाकर के मैंने उसके मालिक का इंटरव्यू किया था। उसका मालिक बोल रहा हूं तो यहां था, घटना के दिन, घटना के वक्त यहां था। हाँ, अब ये भी, अब अलका लांबा जैसे नेता कहेंगे कि नहीं जी ये तो पुलिस ने एविडेंस, ये एविडेंस क्या, अब क्या चाहिए भाई? तो मतलब अगर जाति में वैसे नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही सही। हाँ। अच्छा, योगी सरकार पर बड़े सारे सवाल खड़े किए, जबकि राज्य सरकार ने खुद कहा कि सीबीआई जांच होगी। हाँ। ये ट्रांसपेरेंसी का लेवल ही तो था। ट्वीट आया, बयान आया, बख्शा नहीं जाएगा, सब तो बोला गया। बिल्कुल, सबूत ही नहीं मिले तो क्या करें? सबूत सारे कोर्ट कुछ और के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर रहा है। सारे सबूत जब आपके सामने हैं, आप इमोशनल होकर के किसी चीज का जजमेंट कोर्ट नहीं दे सकता है। लेकिन ये मीडिया का बड़ा खतरनाक रूप है अगर ये था तो। आप सोचिए नम्रता जी, लोग छाती पीट रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग नीचे हैं। ये क्या है? ये कौन सा फ्रीडम का इस्तेमाल किया था प्रेस ने? और वहां से जब नीचे उतरे, मैं फिर बता रहा हूं ये आपको, सीढ़ी चढ़ के पत्थर मार रहे थे, नीचे उतरे और पतली गली में ऐसे गायब हुए ना, गधे के सर से सींग नहीं गायब हुए होंगे जैसे ये सारे लोग गायब हुए। जैसे ही वो क्लीन चिट मिला तीनों को और एक को गैर इरादतन हत्या में सजा हुई, जैसे ही हुआ, नहीं आप तो पुलिस की भाषा बोल रहे हैं। अरे मैं पुलिस, वो तो सीबीआई के हाथ में चला गया, अब तो कोर्ट के हाथ में चला गया और कोर्ट ने फिर उसको जजमेंट दे दिया, तब भी मैं पुलिस की भाषा बोल रहा हूं। आप अलग रखिए। अच्छा, किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। पुलिस पे नहीं था आपको, कोर्ट पे तो पीएम रिपोर्ट पे कर लो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे नहीं था तो फिर आप कोर्ट के आदेश पे कर लो, कोर्ट का जो भी वो आया है फैसला। लेकिन फिर मुझे ये भी जानना है कि तो फिर मामला क्या था? एक लड़की अपनी माँ के साथ खेत में गई है, थोड़ी देर बाद वो जो भी उसके साथ हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें, चारों लड़कों ही कोई क्यों एक्यूज किया गया? कोई और भी तो हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था, कोई और जाति भी हो सकती थी। फिर ये पूरा मामला क्या था? मीडिया ने तो हाईलाइट तब किया ना अपनी टीआरपी के लिए, उससे पहले कुछ तो आया होगा, तो वो कुछ क्या था? आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में क्या आया? और वो रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार, उसके पीछे की क्या सच्चाई थी? देखिए, जो मैं 2:30 बजे वाला पहले बता देता हूं कि ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने पीसी की है, जो एक पुलिस अधिकारी हैं, उनके बयान को लेकर के, उनका बयान इसी को लेकर के था कि पुलिस को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं कि क्या था, अचानक से ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई लड़की गई खेत में, उसको ऐसे हो गया। जो अक्यूज्ड है, की अक्यूज जो इस वक्त जेल में बंद है गैर इरादतन हत्या के मामले में, गैर इरादतन हत्या, नो रेप, नो गैंग रेप, नो सेक्सुअल असॉल्ट, गैर इरादतन हत्या के मामले में जो बंद है, उसके मोबाइल फोन में पुलिस को एक नंबर मिला सैनिटाइजर के नाम से सेव किया हुआ, जो उस मृतका का नंबर था, जो मृतका और उसकी भाभी दोनों यूज करते थे। वो लोग आपस में बात करते थे, उसी खेत में मिलते थे। मैं सिर्फ आपको डॉट्स दे रहा हूं, कनेक्ट मैं नहीं करूंगा, मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं आऊंगा, मेरा काम ही नहीं है कंक्लूजन पे आना। काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का कंक्लूजन पे आना। वो जो काम कर रही है वो आपको कोर्ट के ऑर्डर में जो दिख रहा है सो दिख रहा है। था पहले से बातचीत थी, एक दूसरे से मिलना जुलना था, वो पुलिस ने खुद ही बोला, इन्वेस्टिगेशन में खुद ही सामने आया। लेकिन ये सब चीजों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया क्योंकि उसको अत्याचारी दिखाना था। 2 बीघा खेत है उसके पास, लेकिन उसको दिखाना है कि अत्याचारी ठाकुर है, इसने दलित के साथ अत्याचार किया। जो चला आ रहा है, इनकी जो परंपरा चली आ रही है, उसका पालन करते हुए यह किया गया। आप समझ रहे हैं? सोचिए जरा नम्रता जी, ये दिल्ली में होते दोनों, आप जिस अपार्टमेंट, आपके 2 फ्लोर नीचे रह रहे होते तो आपको उसी स्विमिंग पूल, हाँ फैक्ट है, उसी स्विमिंग पूल में सब नहाते हैं, वहीं पे खाते हैं, वही स्विगी से ऑर्डर करते हैं। उस लेवल पे, उस कैटेगरी पे, उस फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं होते तो शकरपुर, लक्ष्मीनगर, हरोला कहीं रह रहे होते, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात मैं कह रहा हूं। वो गांव का माहौल होता है ना, जो कहते हैं लोग गांव बड़ा प्यारा होता है। जी नहीं, गांव में सबसे ज्यादा भर भर के जातिवाद होता है। और ये जो माहौल बनाया गया है ना, फूलन देवी वाला जो मूवी था बैंडिट क्वीन के टाइम से, उसके बाद आप आंख बंद करके सोचिएगा ना अमरीश पुरी के बारे में, तो आपको 70-80% रोल अमरीश पुरी के किसी दुराचारी ठाकुर के ही मिलेंगे। आओ कभी हवेली पे, है ना, सॉर्ट ऑफ। ये सुविधा के अनुसार एक क्रिमिनल, एक पूरी कम्युनिटी को बनाया गया। अब इसमें मैंने लिखा है महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में। मैं इसीलिए उसका इंडेक्स देख रही थी, आपने जिक्र किया, थोड़ा बताइए उनके बारे में। जी, तो देखिए, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, हाँ, और क्षत्रियों का मीडिया ट्रायल। हाँ,
ये तो बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं, तब भी मीडिया ट्रायल होता था। नहीं, आप ये इसे कनेक्ट कर दोनों रहे हैं। चीज कैसे कनेक्टेड है? क्या है कि ये जो सांसद जाकर के अंदर के ठाकुर को मारो बोलते हैं, वो क्या वीपी सिंह के अंदर के भी ठाकुर को मारेंगे? उनकी तो पूरी पार्टी खड़ी हुई है वो वीपी सिंह की वजह से। उनका ही देन है जो रिजर्वेशन मिला, जो दिया रिजर्वेशन। लेकिन उनको तो गाली देना है ना, सामंतवादी राजा मांडा बता करके। उनके बारे में कभी नहीं चर्चा होगी, ना उनकी कहीं मूर्ति लगेगी ना कुछ लगेगा। वो अंबेडकर नहीं बनना चाहिए, वो ओबीसी के अंबेडकर नहीं बनने चाहिए। क्यों? अरे वो तो राजा मांडा है, सामंतवादी है। ये होता है जातीय घृणा, समझ रहे हैं? उसी प्रकार ये जो कैरेक्टर है महाराज प्रवीण चंद्र भंजदेव टाइटुलर किंग नहीं थे, एक्चुअल किंग थे। जब तक ये अबॉलिश नहीं हुआ था तब तक वो एक्चुअल किंग थे। आजाद भारत में एक्चुअल किंगडम्स थे। 40% भारत गुलाम नहीं था ब्रिटिश राज के अंदर, वो प्रिंसली स्टेट्स थे। ये एक प्रिंसली स्टेट था। ये अपनी जनता की भलाई के लिए, जनता कौन थी? बस्तर में कौन रहता है? आदिवासी। ये अपने आदिवासी जनता के लिए सरकार से लड़ गए, कहे कि नहीं हम जमीन नहीं लेने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वैसे नहीं कर सकते आप, बुलडोजर से आप पेड़ नहीं तोड़ सकते। और आदिवासियों का जमीन पर हक और हकूक को बरकरार रखने के लिए इन्होंने अपने राजमहल की सीढ़ियों पर प्राण त्यागे, पुलिस की गोली का शिकार हुए। ये लेफ्ट विंग के और जो कथित क्रांतिकारी हैं उनके सपनों का ठाकुर ये ठाकुर नहीं है। ये नहीं हो सकता है उनके सपनों का ठाकुर। ये तो अरे ये तो गले से ही नहीं उतरेगा, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए उसका मेंशन करना जरूरी था कि भाई एक कम्युनिटी को आप बुरा बना करके अल्टीमेटली आप रक्तपात चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि झगड़ा हो दो कम्युनिटीज में। इस वाले केस में भी बड़ा दंगा भड़काने की कोशिश थी। बिल्कुल सही। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, ये जाकर के हाईवे जाम करते। और ये का मतलब फैमिली नहीं, ये का मतलब वो जो पार्टीज हैं वो तो वहीं धरने पे बैठ गए हैं। बता रहे थे धरने पे बैठ गए थे। पूरा देश का माहौल खराब करते। लेना एक ना देना दो, आपस में मनमुटाव था तो वो टकराव में बदल जाता। जो बयानबाजी चल रही थी इस तरीके से बहुत बड़ा कांड हो जाता। इसको सेंसिटिवली डील करना चाहिए था पुलिस को, ये अलग चीज है। आप देखिए किस तरीके से ये एक पैटर्न जो चला आ रहा था उसको काउंटर करने की मैंने इसमें कोशिश की है। लेकिन जो फिर से जो दोबारा से जो चीजें हुई हैं उसमें जो रिपोर्टर थी वहां पे वो रो रही है उस पे ओटीटी में। बहुत बुरा हुआ। भाई आप इमोशनल हैं, आप रोइए। आप, फिर से कहता हूं, इमोशन की कोई जगह नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्स पीछे इसलिए छूट गए कहीं कहीं पे क्योंकि महिला पत्रकारों के साथ अब वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, पर आपको जबरदस्ती जाना है, बैरिकेडिंग कूद कर जाना है, टाप कर जाना है, रस्सी फांद कर जाना है। आपको रोक लिया, फिर जबरदस्ती आपको, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी, क्या करेगी और पुलिस वाले क्या करेंगे? आपको गाड़ी में बैठा रहे हैं तो आप बैठ नहीं रहे हैं, फिर आपके साथ साथ खेतों के रास्ते चल रहे हैं। तो चाहे कोई रो रहा हो चाहे कोई हंस रहा हो, ये जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं ना, वो वाले इमोशंस जुड़ जा रहे हैं, वो फैक्ट्स कहीं पीछे छूट जा रहे हैं कि एक्चुअल में था क्या। देखिए, इसको एक तो राहुल गांधी ने संसद में बोल दिया बलात्कारी। राहुल गांधी भी किसी मामले में बरी हुए होंगे ना, कोर्ट से हुए होंगे ना। उनको बोला जाए, फिर उनके ऊपर आरोप लगा था उसके आधार पर उनको कुछ बोल दिया जाए। अलका लांबा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कितना पता है उनको क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में, कितना पता है उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में। वो एक बयान निकाल रही है कि पुलिस को सेंसिटिव होना चाहिए था, वो कह रही है कि उसने सबूत नहीं इकट्ठा किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने आता है उनको, पढ़ने आता है कि विसरा रिपोर्ट कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, कैसे उसका टेस्ट किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। पैनल होता है डॉक्टर्स का, उस रिपोर्ट सब वो सेव करके रखा गया होता है, अभी भी सेव करके रखा हुआ होगा। उसमें क्या इकट्ठा करना है? जब पोस्टमार्टम हो रहा है मृत्यु के बाद, तो वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो दूसरे शहर में हो रहा है, वहां पर दूसरी सरकार है। दिल्ली में हो रहा है ना, उस वक्त तो दिल्ली में भाजपा सरकार थी नहीं। किनकी सरकार थी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की ना। हाँ, वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज है आपकी सुविधा अनुसार। सिर्फ वो उसको बलि आपको चढ़ाना है, जिसका जो उस वक्त लोकेशन पर नहीं है उसका भी बलि आपको चढ़ाना है। आप चाहते हैं कि दंगा हो, आप चाहते हैं कि फसाद हो, मन मुटाव बढ़े और एक किसी को पर्टिकुलर टारगेट। हाँ, आप चाहते हैं। ये देश की अखंडता की बात करते हैं नम्रता जी, ये करते हैं देश की अखंडता की बात, एकता की बात। एकता सिर्फ हिंदू मुस्लिम में होनी चाहिए, क्षत्रिय और दलित में एकता नहीं होनी चाहिए।
ग्राउंड पे रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इनको अपच हो जाएगा मैं बताना शुरू करूंगा तो। ग्राउंड पे बामसेफ संगठन जो है उसके मंच पे क्षत्रिय पगड़ी बांध के जाकर के बात कर रहे हैं, अलग ही माहौल चल रहा है। ये सब इनको नहीं पच रहा है। इनका पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? क्षत्रिय और दलित अगर एकजुट हो जाएंगे तो इनका पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? ये जो पीडीए करके और सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, इनके राज में क्या होता था, कितना दलितों पे अत्याचार होता था, आपको याद नहीं है? आप भी इसी मिट्टी से पली बड़ी हैं, हम भी यहीं के पले बड़े, यही कर्मभूमि, यही जन्मभूमि रही है। अब जैसे जैसे ये चीजें बदलती चली जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया जी, मिल नहीं रहा है जी कुछ करने के लिए, टारगेट करने के लिए नहीं मिल रहा है जी कुछ। योगी का गवर्नमेंट बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। पर्दे के पीछे बैठ करके विपक्ष के जो लोग हैं ना, वो भी कहते हैं यार बात तो सही है। आपस में जब बात करते हैं ना, हम लोग तो जर्नलिस्ट रहे हैं, हम तो सबसे बात करते हैं, उनको भी नहीं मिल रहा था। यार बात तो सही है, कितना भी बोल दो कि एनकाउंटर कर दिया है, बुलडोजर चला दिया है, मामला तो शांत हो गया यार। स्ट्रीट क्राइम बंद हो गया नम्रता जी। स्ट्रीट क्राइम मतलब कि जो बाइक से चलने वाला था लुटेरा, चेन स्नैच करता था, कट्टा रखा रहता था, कभी गोली चला देता था, वो ऑपरेशन लकड़ा से वो सब बंद हो गया। अरे ये आप जेवर वाला इलाका याद कीजिए, आप निकल नहीं सकते थे यहाँ से। बिल्कुल, कितना सन्नाटा होता था और मतलब हर गाड़ी सस्पिशियस लगती थी जो ये रुक रही थी। लोग डरते हैं, जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं ना, वो डरते हैं कि भाई वापस तो लंगड़ा होकर के कहीं ना आ जाऊं। ये सब कुछ जैसे आरोप लगता है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष के सारे लगाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं जी, देश की अखंडता एकता से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई ये एकता अखंडता से ये खिलवाड़ नहीं है। ये टकराव जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खिलवाड़ नहीं है, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी, यदि ये कोर्ट से बरी हुए लड़के क्षत्रिय समाज से नहीं होते, दलित होते, ओबीसी होते, अल्पसंख्यक मुस्लिम होते, क्या आप बोल पाते? क्या आप उनको फिर भी बलात्कारी बोलते? ये सुविधा का विलन बनाया हुआ है, पंचिंग बैग है ये। और कहने को ये वो कम्युनिटी है जिसने, कहने को मैं कह रही हूं, जिसने सालों साल राज किया, प्रताड़ना दी है। हाँ। और आज उनको कुछ भी बोल के कोई भी निकल जा रहा है। हाँ। अभी हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, उनके ऊपर पत्थर मार दिए। और ये सबसे वैसा वाला वर्ग था जो डराता था, धमकाता था। आज ये पिट रहे हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा बेचारे यही भर रहे हैं। हाँ। उनको समझ लिया है कि सारे के सारे राजा, अरे भाई राजा रजवाड़े अलग होते थे, ये किसान है, ये किसान है। इनको तो आपने ईडब्ल्यूएस में भी बाहर कर दिया। ईडब्ल्यूएस में जमीन की शर्त लगा दी। ईडब्ल्यूएस में जमीन की शर्त लगा करके जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के खेतीहर कम्युनिटीज हैं, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो पाटिल हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, कोई भी हो, इनको बाहर कर दिया। इसी बात का तो बवाल चल रहा है। जो बचा, जो मिलना था आपको इस सरकार से, संस्था से, सिस्टम से जो मिलना था, उससे भी बाहर। लेकिन हैं आप विलन। ये मत सोचिएगा कि आप बेचारे हैं, आप विलन हैं और विलन ही रहेंगे। इनकी सुविधा के विलन हैं हम। इनकी सुविधा के लिए लड़ मरे आपस में दो कम्युनिटीज, तो ठीक है, ये क्रांतिकारी है। बताइए, वो बोलते हैं कि आप हिंदू मुसलमान का सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छोटा सा क्लिप दिखा करके एक पुलिस अधिकारी का। वो इतना ईमानदार पुलिस का अधिकारी है कि खुद मान रहा है कि पुलिस को सेंसिटिव होना चाहिए। मुझे तो 3-4 बार वो क्लिप देखनी पड़ गई कि अलकलामा बताना क्या चाह रही है इनका इस्तेमाल करके। वो डाइवर्ट कर रही है कि ये भी यही वही कह रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस, बात घुमा रही है। ठीक है, लेकिन हम इस पॉडकास्ट के एंड में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, ना पहुंचा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं और अभी रिसर्च करना होगा, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर मैटर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है तो वो मीडिया को भी पसंद आता है, एंकर्स को भी पसंद आता है, जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं उनके प्रोड्यूसर्स को, हाई सैलरी पाने वाले लोगों को पसंद आता है, और समाज के उस तबके को भी पसंद आता है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। ये आपके पाले में गेंद है, आप डिसाइड कीजिए। OTT पर आपके लिए वेब सीरीज, मैं इतना तो उसका प्रमोशन कर रही, ना मैं इस किताब का प्रमोशन कर रही, लेकिन मैं दोनों चीजें आपको बता रही हूं कि एक विचार वो भी है और एक विचार ये भी है। आपको कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना ही होगा, आपको पुलिस का बयान सुनना होगा, आपको ADG लॉ एंड ऑर्डर फॉर्मर जो है उनको सुनना होगा, और उसके बाद आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। बाकी जो लोग ग्राउंड पर मौजूद थे, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अगर ऐसे पत्रकार अब आकर खुलकर मीडिया के सामने बात रख रही हैं तो आपको उनको भी सुनना होगा, और उसके बाद आपका अपना विवेक है वो किस तरीके से काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज खुली है हाथरस फाइल्स, देखते हैं
और किसी और दिन बात करेंगे किसी और फाइल्स पर और कोशिश करेंगे कि जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से उन्हें कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पॉडकास्ट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इमोशंस के साथ भी दीजिएगा, फैक्ट्स के साथ भी दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।